मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माध्यमिक पूरक परीक्षा 2023 सेकेंडरी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2023 इसका गणित का जो पेपर है, इसका एक पार्ट है वो उसके अंदर का होगा। मैंने पहले बनाया था, उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस है, 1 और 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर जो लिए थे, सारे के सारे क्वेश्चन है उसके अंदर 1-1 नंबर के थे। अब इसी तरह से इसके अंदर जो थर्ड क्वेश्चन आता है, तो इसका थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर के 12 पार्ट होते हैं, तो 1-1 नंबर के सारे क्वेश्चन है। इनको अच्छी तरह से डिटेल के अंदर के समझाने के कारण तो कई क्वेश्चनों को थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, इसलिए हो सकता है इसके अंदर का क्लास थोड़ी लंबी हो जाए, तो इसलिए इसके अंदर का आप क्लास के साथ में बने रहिएगा। तो मैं अपने शिक्षक साथियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके अंदर का वो अपने बच्चों के अंदर क्या हुआ, या नियर बाई जो भी बच्चे हैं जो इसके अंदर का 10वीं के अंदर का अपीयर हो रहे हैं, और जो बच्चे हैं जो 10th क्लास के अंदर है, जिन तक ये क्लास पहुंचती है, वो भी अपने साथियों के साथ में ये क्लास है वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये पिछली क्लास है, उसके जो क्वेश्चन है, तो अब देखो इसी सीरीज के अंदर अपने तीसरा क्वेश्चन है उसके अंदर के देखिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या हुआ, 2-2 3-3 लाइन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन है 1-1 नंबर के ही हैं। तो इसके अंदर देखिए थर्ड क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट दिया है, थर्ड क्वेश्चन है इसका पहला पार्ट दिया है। ये कुछ क्वेश्चन है उसके अंदर क्या होगा, मैंने इसी पेज पे लिए, फिर आगे इसके अंदर क्या होगा क्वेश्चन उसके अंदर 1-1 2-2 क्वेश्चन लेके, और मैंने इसको अच्छी तरह से डिटेल के अंदर का ये शो किया है। पहले ये सारे क्वेश्चन मैंने लिख लिए, फिर मैं अच्छी तरह से समझा रहा हूँ ताकि इसके अंदर का ज्यादा टाइम है वो उसके अंदर का क्लास लंबी नहीं चली जाए। अब देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तो 4 है और गुणनफल 4 है, गुणनफल 1 है, योगफल तो 4 है और गुणनफल 1 है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस इज 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर का क्लास बता रहा हूँ ताकि इसके अंदर इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो भी इसके अंदर का क्लास के साथ में लगातार जुड़ पाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद है उसको अपनी ओर से मान लेते हैं, ये लेट कर देते हैं। तो लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। परंतु इसके अंदर क्या ये कंडीशन होती है, ये ध्यान रखना है, जहां e नॉट इक्वल टू 0, x² के गुणा में जो आता है वो x² का गुणांक या कोफिशिएंट कहलाता है, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो इसके अंदर क्या हुआ, x² को 0 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ, ये टर्म तो खत्म होगी। तो इसलिए अपने पास ये जो स्टेप बनेगा वो क्या बनेगा, ये देखिए इसके अंदर bx प्लस c बन जाएगा, और bx प्लस c में x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, और हाईएस्ट पावर 1 होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर स्क्रीन पे लिख रहे हैं ऊपर, देखिए bx प्लस c। अगर a का मान 0 हो गया, यदि a का मान 0 हो गया, यदि a बराबर 0, इफ a इज इक्वल टू 0, तो इसके अंदर क्या हुआ, x² को a की जगह 0 लिखेंगे तो ये जो बचा हुआ पद है वो क्या आएगा, ये bx प्लस c हो जाएगा, और इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या 1 है, और x की हाईएस्ट पावर 1 होती है, उसको क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, रेखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। और अपने को जो दिया गया है ये द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये ध्यान रखनी है आपको, ये मानक रूप है, ये x² प्लस bx प्लस c ही लिखेंगे, और साथ में ये जरूर लिखा करो आप जहां a नॉट इक्वल टू 0, चाहे इसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा जहां a नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए x के कौन से मान है जिसको रखने पर ये मान 0 हो जाएगा, ये अपने को जो द्विघात बहुपद जो दिया गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो x के कौन से मान है जिसको रखने पर ये मान 0 होता है। तो इस चीज को द्विघात बहुपद है, इसको मैं px लिख लेता हूं 1 मिनट के लिए, यहाँ px लिख लीजिएगा, इसको आगे इसके आगे px लिख लो, ब्रैकेट के अंदर x px। अब देखो मान लिया अल्फा और बीटा इसके शून्य गए, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को क्लियर कर दूं बाई चांस किसी को अगर ये क्लास नहीं पड़ी हुई है, वैसे तो 9th के अंदर भी ये चीज आई हुई है। तो p अल्फा बराबर 0 इधर साइड में लिख रहे हैं, p अल्फा बराबर 0 और p बीटा बराबर 0, p बीटा बराबर 0। तो अगर x की कोई भी वैल्यू रखने पर ये मान अगर 0 आता है, px का मान, px का मतलब जो द्विघात बहुपद अपने लिया गया है, जो भी अपने पास में ये पॉलिनोमियल जो लिया गया है, चाहे इसके अंदर द्विघात है, चाहे रेखिक है, चाहे कुछ भी है, तो इसमें अल्फा का मान रखने पर अगर ये मान ax² प्लस bx प्लस c का मान 0 हो जाता है, और इसी तरह से x की जगह बीटा रखने पर ये मान अगर 0 हो जाता है, तो अल्फा और बीटा इसके अंदर क्या कहलाते हैं, इसके शून्यक या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ये चीज अपने को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। इस तरह का एक क्वेश्चन अपने बुक के अंदर दिया हुआ भी है 9th के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के अंदर बार बार रिपीट होता है।
तो उसमें क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ है, ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका आपने बस शून्य का जीरो जो पॉलिनोमियल है वो जैसे हम दे दिया है तो पी एम इज इक्वल टू जीरो लिख देंगे। अगर आपने उसका जीरो जो पॉलिनोमियल सी दे दिया है तो पी सी इज इक्वल टू जीरो लिख देंगे। तो इस तरह की मैंने क्लासें पहले भी बनाई हुई है, आगे भी इस तरह की क्लासें जो बनाता रहूंगा। तो इसके अंदर देखिए, तो अल्फा और बीटा इसके अंदर क्या मान लिया, इसके जीरो जो पॉलिनोमियल शून्य को मान लिए। अब देखिए इनका योगफल कितना दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योगफल तो 4 दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा तो क्या हो गया 4 हो गया। और इनका गुणनफल कितना है, ये जो शून्य का अपने माने ये जीरो जो पॉलिनोमियल, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ 1 हो गया, ये अपने को दिया हुआ है। और इसका फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए। अब देखिए सबसे पहले नीचे जो वैल्यू है बटे में जो है 4 है, तो इसके बटे में कोई भी संख्या नहीं है तो अपनी ओर से 1 लगा लीजिएगा। 1 के बटे में कोई भी संख्या नहीं है तो 1 लगा लीजिएगा। तो ये जो नीचे वाली संख्या है वो अगर अपने पास नहीं दी हुई है तो इसके अंदर 1 लगा लीजिएगा। अब देखिए दोनों को आपस में कंपेयर कीजिएगा, तुलना कीजिएगा। तो a बराबर तो क्या होगा 1, ये राउंड करते हैं, देखो a बराबर 1 और a बराबर 1, दोनों में नीचे वाली वैल्यू आपको सेम बनानी है। अगर सेम है तब तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर इक्वल नहीं है तो इसके अंदर क्या होगा, इसको सबसे पहले इक्वल बनाना होता है। तो a दोनों के अंदर क्या होगा, 1 के बराबर हो गया, तो a बराबर तो 1 आ गया ऊपर। देखिए अब ऊपर वाली वैल्यू देखिएगा, तो ये 4 बराबर क्या हो गया, ये 4 बराबर क्या हो गया, ये माइनस बी हो गया। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के इक्वल कर दो, तो 4 बराबर माइनस बी, माइनस से गुणा कर दो, तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस हो गया। तो इसका मतलब ये तो क्या होगा प्लस हो गया, 4 क्या होगा माइनस हो गया, तो बी बराबर माइनस 4 हो गया। अब इस तरह से दूसरे स्टेप में देखो, ए बराबर तो क्या 1 है और सी बराबर कितना है 1 है, तो इसका मतलब सी का मान क्या हो गया 1 हो गया। अब ये ए बी सी के मान अपने जो शुरुआत में द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है उसमें ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर के इनटू में अगर 1 लिखेंगे तो 1 लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, माइनस प्लस बी का मान कितना है -4, तो ये -4 एक्स और प्लस सी का मान 1। और इस तरह के क्वेश्चन उसके अंदर के कुछ बुक्स के अंदर 3 तक छोड़ देते हैं, अपने एनसीईआरटी के अंदर के इस तरह से दिखा रखा है। तो इसके इनटू के अंदर के कर दीजिएगा, तो के पूरे के इनटू में, तो इसका मतलब के इंटू ये मान, इसका मतलब के सब के साथ में गुणा में। और अगर ये चीज लिखते हैं ना तो इसके अंदर ये साथ में जरूर लिखिएगा आप, जहां के एक वास्तविक संख्या है, के इज ए रियल नंबर, के एक वास्तविक संख्या है या के इज ए रियल नंबर। अगर अपने पास वैल्यू लिखेंगे तो ऊपर नीचे के की वैल्यू के आपस में कैंसिल हो जाती है। और के जो होता है ना ये वास्तविक संख्या रियल नंबर होती है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये साथ के अंदर अगर मेंशन करें तो वेल एंड गुड है। तो के नॉट इक्वल टू 0, ये बुक के अंदर दे नहीं रखी है बुक के अंदर, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है क्योंकि जीरो नहीं होनी चाहिए। अब इसी तरह से देखिए इसके अंदर क्या होगा, इसको शॉर्ट के अंदर अगर लिखना चाहे तो इसके अंदर क्या होगा, एक इसका फॉर्मूला अलग से बताया मैंने, ये अलग से फॉर्मूला लिखा है। अगर आपको अल्फा और बीटा अगर इसके शून्य के, अल्फा और बीटा जैसे इसके शून्य के जीरो जो पॉलिनोमियल माने, ये देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है, ये अंडरलाइन कर रहे हैं, माना शून्य के जीरो जो पॉलिनोमियल अल्फा बीटा है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरो का मतलब हमारे पास शून्यकों का योगफल इनटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ये हिंदी बार लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये शून्यकों का योगफल सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसका मतलब शून्यकों का गुणनफल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद है, उसके लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी अपने काम में लिया जा सकता है। छोटे क्वेश्चन की तरह आप ऐसे भी कर सकते हैं, टाइम की शॉर्टेज है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो शून्यकों का गुणनफल। और ये मान अपने पास यहाँ पे सीधा लिख दीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा मान कितना दिया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस मत कर देना, एक्स स्क्वायर यहाँ पे ये जो निशान है ये माइनस का निशान है, ये स्पेशली अपने को ध्यान रखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा का मान देखो अपने को दिया हुआ कितना है, अल्फा प्लस बीटा ये अपने पास इसके अंदर कितना हुआ है, ये 4 है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान इसमें रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आपको 4 दिया हुआ है, ये ऊपर दे रखा है ना, जीरो जो पॉलिनोमियल या शून्यकों का योगफल 4, तो इसकी जगह तो 4 लिख देंगे गुणा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा,
शून्यकों का गुणनफल या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा, 1 हो गया, तो अल्फा बीटा की जगह 1 रख देंगे। और वही माना अगर आप इसके बाद में दोबारा लिखना चाहो तो ऊपर वाली लाइन फिर दोबारा लिख लीजिएगा, k इंटू ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, जहाँ k क्या है, एक वास्तविक संख्या है, वेयर k इज ए रियल नंबर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसके अंदर क्या हुआ, 1 नंबर के क्वेश्चन में, 2 नंबर के क्वेश्चनों के अंदर, 3 नंबर के क्वेश्चनों में, बोर्ड के अंदर हर बार ज्यादातर 99% आ रहा है। तो ये अपने को स्पेशली अच्छी तरह से करना है। बड़े क्वेश्चन में आए तो फिर आप लोग पूरा जरूर कीजिएगा आप लोग। अब इस तरह से देखिए दूसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 5 कंचों और 5 गेंद और 8 कंचों का मूल्य अपने पास दे रखा है 50 रुपए। इस स्थिति को बीजगणितीय एल्जेब्रिक रूप में लिखना है, ये बीजगणितीय रूप में एक्स वाई के पदों में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए माना एक गेंद का मूल्य है, सबसे पहले अपने पास एक यूनिट, एक इकाई वस्तु लेंगे। तो गेंद दे रखी है तो गेंद का मूल्य तो x रुपये मान लिया, और कंचे का मूल्य मार्बल है, गेंद है वो तो बॉल होगी और कंचे क्या हो गए, मार्बल हो गए। मैं दोनों चीजें लिख रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या होगा, एक का मूल्य x मान लेंगे, एक का मूल्य अपने पास y मान लेंगे। और अपने को पूछा कि इसका है 5 गेंद और 8 कंचों का मूल्य पूछा गया है, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 गेंदों का मूल्य तो क्या होगा 5x हो गया, और 8 कंचों का मूल्य कितना हो गया, ये अपने पास 8y हो गया। और दोनों का कुल लेना है, इनका कुल मूल्य दिया हुआ तो इसका मतलब प्लस कर देंगे। और प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अपने को दिया हुआ गया 5x प्लस 8y, और इसका कुल मूल्य कितना 50 है, ये इसके इक्वल हो गया। ये इसके अंदर क्या हुआ, इसकी अलजेब्रिक फॉर्म या बीजगणितीय रूप है। तो ये 1 नंबर टाइप के क्वेश्चन में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अब देखिए समानांतर श्रेणी, जिसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर दो लगातार पद जो होते हैं, जैसे देखिए आपको समानांतर श्रेणी दी है 4, 7, 10, 13, इसका 30वां पद ज्ञात करना है। तो अगर लगातार जो दो पद होते हैं, इनको कंजक्टिव नंबर्स बोलते हैं, इनका डिफरेंस अंतर अगर एक जैसा होता है तो वो क्या कहलाती है, समानांतर श्रेणी या एपी कहलाती है। तो देखिए 4, 7, 10, 13 इन सब का अंतर कितना आ रहा है, 3-3 आ रहा है, तो इसका ये समानांतर श्रेणी। अगर इनका डिफरेंस अंतर अगर सेम नहीं है तो एपी नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। ऐसे ही पूछ सकते हैं 4 विकल्प देके और इसमें कह दे कौन सी एपी है या कौन सी एपी नहीं है। तो लगातार जो दो पद है उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। अंतर अपने पास क्या होगा, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए आप लोगों को एपी जो दे रखी है समानांतर श्रेणी, उसका प्रथम पद क्या है, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद है उसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, तो a बराबर 4। अब इस तरह से देखिएगा सार्वंतर, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना है, तो दूसरा पद 7 है, पहला पद क्या है 4 है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया। ये मान अगर मान बढ़ रहा है तो प्लस आएगा, घट रहा है तो माइनस आएगा। और आपको ज्ञात क्या करना है, 30वां पद ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या n बराबर 30, ये नंबर ऑफ टर्म्स होगी, n पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स होगी, 30 होगी। अब एपी के लिए क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है en बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको ये भी ध्यान रखना है, इसके अंदर कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि एपी का व्यापक पद बताइए, जनरल टर्म ऑफ एपी। तो nवां पद जो होता है वो इसका व्यापक पद या जनरल टर्म कहलाती है। तो en बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये देखिए ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। अब आपको n का मान क्या दिया, 30, तो n की जगह तो 30 रख दीजिएगा, a की जगह n की जगह d की जगह ऊपर जो मान दिए वो लिख देंगे, तो a की जगह 4 लिख देंगे, n का मान कितना हुआ 30 माइनस 1, फिर ब्रैकेट इंटू 3। ये ब्रैकेट का मतलब इंटू ही होता है, 30 माइनस 1 के गुणा के अंदर कितना है, ये 3 है। अब इसको हल कर लीजिएगा, तो इसका मतलब 4 प्लस 29 में से 1 माइनस 30 में से 1 माइनस किया तो 29 गुणा 3। और बोर्डवास रूल के अंदर ये ध्यान रखना है, पहले इसके अंदर का गुणा किया जाएगा। बोर्डवास की अलग से कुछ क्लासें हैं, वो लगातार और बढ़ा के आपके साथ में शेयर करूंगा, जो छोटी क्लासों में आती है, परंतु इनका यूज बड़ी क्लासों में ज्यादा आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कई 4 में 29 प्लस मत कर दीजिएगा, पहले गुणा करना है। तो इसके अंदर 29 को 3 से गुणा किया तो क्या होगा 87, 87 आ गया, और 87 में 4 प्लस कर देंगे तो क्या होगा, ये 91 आ गया। अतः एपी का 30वां पद क्या आ जाएगा, ये 91 अपने को प्राप्त होता है। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन है, उसका फोर्थ पार्ट है, ये साइड के अंदर की है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दी है, एक लैडर है। तो दीवार पर टिकने के बाद में 8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। जैसे आपने बस कहा दीवार पर टिकती है तो वहां से 8 मीटर ऊंचाई पे पहुंचती है, और दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करनी है। देखिए सीढ़ी, ये सीढ़ी है, त्रिज्या जो दिखा रखी है ये सीढ़ी है, और दीवार की ऊंचाई है, दीवार ये दिखा रखी है, ये साइड में देखिए, ये जो दीवार दिखा रखी है ये दीवार है, स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, देखिए इसकी ऊंचाई आपको 8 मीटर दी है। और दीवार का नीचे वाला जो सिरा होता है,
दीवार का नीचे वाला सिरा, इधर वाला सिरा, इस सिरा, इसको राउंड करो, नीचे वाला सिरा, इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर या इसके अंदर क्या हुआ, इसका आधार या पाद, फुट ऑफ परपेंडिकुलर या इसका आधार या पाद, इसको आधार भी बोल देते हैं हिंदी के अंदर, पाद भी कह देते हैं, दीवार का पाद, इसका मतलब जहां पे इसकी जड़ है वो इसका आधार या पाद है, या इसको इंग्लिश में फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल देते हैं। अब इससे इसके अंदर क्या हुआ, सीढ़ी का जो एक सिरा है वो इसके अंदर का यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे मान लिया ये पॉइंट है, इसको मैं ये लिख देता हूँ, ये ए पे रखा हुआ है, और ऊपर इसके अंदर क्या होगा, जैसे बी तक पहुंचता है, और नीचे इसके अंदर फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, ये सी हो गया। तो इसके अंदर ए से अपने पास का दीवार की दूरी, इसका मतलब ये दूरी ज्ञात करनी है, इस दूरी को हम अपनी ओर से x मान लेते हैं, और दीवार तल के साथ में क्या है, जमीन है, ये भूमि है, उसके साथ में कोण बना रही है 90 डिग्री। तो यहाँ जहां तक संभव हो तो इसके अंदर क्या होगा, ये कोण जरूर बढ़ाया करो, ये 90 डिग्री का कोण जरूर शो करना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज ये जो दे रखा है ABC। तो अब देखिए, अगर आप लोगों ने 7th क्लास के अंदर ये चीज पढ़ी है, अगर आपको ध्यान हो तो, अगर समकोण त्रिभुज अपने को दिया हो, समकोण त्रिभुज राइट एंगल को बोलते हैं, तो इसमें अगर दो भुजाएं अगर अपने को पता है और तीसरी भुजा अगर ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम काम में लेते हैं। प्राचीन काल के अंदर पाइथागोरस प्रमेय, उसको बोधायन प्रमेय कहा जाता था। तो समकोण त्रिभुज है, तो इसमें जो भुजा ज्ञात करनी है वो तो क्या होगी, बेस होगी, आधार होगी, दीवार है उसके अंदर क्या होगी, इसको ऊंचाई मान लेंगे, ये 8 होगी, और ये 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है 90 डिग्री, वो इसके अंदर क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। अगर लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप सीधा भी कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर, ये तो आधार हो गया, प्लस लंब कितना हो गया, 8 हो गया, तो 8 का वर्ग बराबर कर्ण, कर्ण कितना हो गया, ये 10 का स्क्वायर। और ये तीनों भुजाएं जो होती है, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे के बराबर होता है। वैसे ये 8th क्लास में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, परंतु कंपटीशन पर्पज से भी आपको ध्यान होना चाहिए कि दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के बराबर होता है, तो ये जो तीनों साइड होती है इनको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं। ये कम्पिटेटिव पॉइंट से आप लोगों को ये ध्यान होना चाहिए। तो ये तीनों भुजाएं जो होती है, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे के वर्ग के अगर बराबर होता है, स्क्वायर के अगर इक्वल होता है, तो हमारे पास ये जो तीनों साइड्स होती है इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 8 का वर्ग कितना हो गया, वर्ग या स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। अब इसको हल कर लीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर जिसका मान ज्ञात करना है उसको एक तरफ रखना है, बची हुई संख्या को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 100 माइनस 64, तो एक्स स्क्वायर बराबर 100 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 36 आ गया। तो एक्स बराबर कितना हुआ, 36 का वर्गमूल, और एक्स बराबर कितना हुआ 6। क्योंकि दूरी जो लेंगे वो इसके अंदर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव आती है, इसलिए इसके अंदर प्लस माइनस न लेके सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। अतः दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, जो दूरी आपने पूछी हुई है ना लास्ट में, ऊपरी लाइन लिख दिया करो। दीवार के आधार से, ये देखो अंडरलाइन कर रहे हैं, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी। इस तरह से इंग्लिश मीडियम वाले डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, जो चीज अपने पूछी जाती है उसको लास्ट में लिख दिया करो। इसके आगे अतः लगा दो, या एक बिंदु ऊपर दो बिंदु नीचे लगाते हैं, इसको देयरफॉर बोलते हैं। अतः लिख दीजिएगा हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले इसके अंदर क्या है, देयरफॉर। तो एक बिंदु ऊपर और दो बिंदु नीचे आती है FORE, एक बिंदु ऊपर दो बिंदु नीचे, एक बिंदु ऊपर दो बिंदु नीचे, इसको देयरफॉर बोलते हैं। हाँ, ये देयरफॉर होता है, ठीक है। तो अतः या देयरफॉर ये इस तरह से, ये आपके पास में क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टॉपिक इस बार 10th के अंदर क्या होगा, शायद डिलीट कर दिया गया, फिर भी आप देख लीजिएगा, कंपटीशन पर्पस से इसके अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप और कोई भी एग्जाम दोगे NTSC का या स्टेट टैलेंट स्कॉलरशिप या नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप का, तो उनके अंदर के ये चीजें डिलीट नहीं होती। तो इसलिए बिल्कुल सिंपल सी चीज है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, और हर साल एक्चुअली 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता रहा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। और कोस 90 माइनस थीटा, आगे देखिएगा, ये बराबर साइन थीटा होता है। तो मैंने दो तरीके बता रहा हूँ, जो तरीका अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा है, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा है। अब देखिए अपने पास क्या है, यहाँ पे कोस का मान कितना दे रखा है, ये देखिए जो क्वेश्चन है उसमें कोस का मान 48 दे रखा है, तो यहाँ पे थीटा की जगह 48 लिख दीजिएगा। ये पूरी जो अपने पास का आइडेंटिटी है, सर्वसमीक है, इसमें थीटा की जगह 48 लिख दीजिएगा, साइन 90 माइनस थीटा की जगह 48 लिख दीजिएगा। अब साइन 90 में से 48 माइनस करो तो कितना हो गया, 42 आ गया। साइन 42 बराबर कोस 48। अब ऊपर वाला क्वेश्चन लेके चलेंगे, ऊपर वाला क्वेश्चन लेके चलेंगे, तो कोस 48 की जगह क्या लिख देंगे, साइन 42 लिख देंगे। पहले तो क्वेश्चन लिख दिया,
और ये देखिए कोस 48 है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, साइन 42 के बराबर है, तो इसकी जगह ये वैल्यू लिख देंगे, ये वैल्यू लिख देंगे, और माइनस साइन 42 वैसे वैसे लिख दिया, और दोनों वैल्यू एक जैसी है, तो इसका भी बराबर क्या होगा, 0 आ जाएगा। अब जी टाइप से देखिए, ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता रहा है, ये दोनों संख्याएं बटे में आ गई है, मैंने नोट डाल के लिखा है, ये पेपर में पूछा नहीं गया, ज्यादातर ऐसे पूछे जाते रहे। तो अगर ये मान माइनस के बजाय बटे में आ गए, तो कोस 48 की जगह तो क्या लिख देंगे, देखिए कोस 48 का मान के ऊपर देखो ये दे रखा है, इसको राउंड करके बता रहे, तो कोस 48 ये इसकी जगह तो क्या लिख देंगे, ये साइन 42, ये कोस 48 तो साइन 42 हो गया, तो इसकी जगह तो साइन 42 लिख दिया जैसे यहाँ पे लिखा था, और नीचे वाली वैल्यू वैसे वैसे लिख दी, और दोनों वैल्यू एक जैसी है, और अगर आपस में डिवाइड करना है तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बीच में माइनस है तो 0 हो जाएगा, अगर डिवाइड है तो इसके अंदर क्या होगा, भाग का निशान है, तो 1 हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को देखो, अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब ऊपर अपने को जो क्वेश्चन दिया हुआ ये देखिए, इसमें यहाँ पे क्या है, साइन क्या है, 42 है, यहाँ पे साइन 42 है, तो cos 48 माइनस साइन 42 ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे थीटा की जगह 42 लिख दीजिएगा, थीटा की जगह 42 लिखा है, तो यहाँ पे भी थीटा की जगह 42 लिखना है, cos 90 माइनस थीटा की जगह 42, यहाँ पे भी थीटा की जगह 42। अब देखिए 90 में से 42 माइनस करेंगे तो cos 48, अब cos 48 को तो वैसे ये क्वेश्चन लिखा है पहले, cos 48 माइनस साइन 42, ये इंग्लिश पेन से लिखा है, cos 48 माइनस साइन 42, cos 48 को तो वैसे ही लिख दिया, और cos 48 की जगह क्या लिख दिया, ये इसके अंदर का देखिए साइन 42 है, उसकी जगह cos 48 लिख दिया। दोनों में से कोई सा मान रख सकते हैं, एक मान सेम रखना है, दूसरा मान उसके अंदर दूसरा रख दीजिएगा, तो दोनों मान प्लस माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये सिर्फ समझाने के कारण मेरे को टाइम लग रहा है, अदरवाइज आपको इसके अंदर का हल करने के अंदर क्या 1 मिनट या 1.5 मिनट से ज्यादा लगेगा नहीं किसी भी क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए 8 cos x स्क्वायर थीटा माइनस 8 cot स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या बड़े इजी से क्वेश्चन पूछे हुए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, प्रत्येक पद में एक जैसी संख्या होती है, उसको क्या कॉमन लिया जाता है, ये अपने गुणनखंड के अंदर 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, फैक्टर के अंदर। तो 8 ब्रैकेट से बाहर ले लिया, इसका मतलब 8 का भाग पहली संख्या में भी जा रहा है, दूसरी संख्या में जा रहा है, तो जिस संख्या में इसका भाग जाता है वो इसके फैक्टर कहलाते हैं। तो इसमें कॉमन क्या हो गया, ये 8 कॉमन हो गया, तो ये ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ब्रैकेट का अपना गुणा ही होता है, तो cos x स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, और cos x स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है cos x स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये थीटा के प्रत्येक मान के लिए कथन सत्य होते हैं, ये जो फॉर्मूले हैं ये सारे के सारे थीटा के प्रत्येक मान के लिए सत्य होते हैं, चाहे थीटा का मान कुछ भी ले लिया जाए, तो थीटा के प्रत्येक मान के लिए जो कथन सत्य होता है उसको इसके अंदर क्या कहते हैं, समीकरण नहीं कहते, बराबर लगने से समीकरण नहीं बनेगी। तो थीटा के कुछ पर्टिकुलर 1 2 3 मान के लिए अगर कथन सत्य होता है उसको इक्वेशन या समीकरण कहते हैं, और थीटा के प्रत्येक मान के लिए अगर कथन सत्य होता है तो ये फार्मूला है, उसमें थीटा की जगह 1 लिखो, 2 लिखो, 5 लिखो, 10 लिखो, 20 लिखो, 30 लिखो, 100 लिखो, कुछ भी लिखो। तो थीटा के प्रत्येक मान के लिए जो कथन सत्य होता है, जो स्टेटमेंट ट्रू होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वसम्मिका आइडेंटिटी बोलते हैं, और जो सरलतम रूप होता है उसको स्टैंडर्ड आइडेंटिटी कह देते हैं, मूलभूत सर्वसम्मिका। तो ये आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट है 10th के अंदर, इतना ही है, लंबा चौड़ा नहीं है। तो cos x स्क्वायर की जगह 1 प्लस cot स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस cot स्क्वायर वैसे वैसे, प्लस और माइनस दोनों संख्या एक जैसी है, यदि आपस में कैंसिल होगी तो 8 इंटू 1, 8 में 1 से गुणा किया तो क्या होगा, आपके पास में आंसर 8 आ गया। जिनको साइंस लेनी है वो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री को स्पेशली बढ़िया तरह से कीजिएगा आप लोग। तो हमारे चैनल के ऊपर क्या ये पुरानी काफी क्लासेस इसके अंदर बनी हुई, अगर आप लोग इसके अंदर के चाहेंगे तो इसके अंदर के डिटेल के अंदर का इस चैप्टर को इसके अंदर का उसके सामने शेयर कर दिया जाएगा। तो आप लोग इसके अंदर का वो थोड़ा सा अगर आपका जैसा रेस्पॉन्स मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग, उसी के हिसाब से इसके अंदर का इस क्लास को, पुरानी जो क्लासें मेरी बनाई है उसके अंदर काफी क्लासें इसमें ट्रिग्नोमेट्री की बनाई हुई। तो इसके अंदर क्या हुआ, हिंदी मीडियम के अंदर क्या होगा, एनसीईआरटी से हटके बहुत कम क्वेश्चन आए, इसलिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो जनरली देखने में आता है कि वो सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हैं, और सीबीएसई के अंदर इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं वो इसके अंदर आरडी वगैरह या एक्स्ट्रा जो बुक्स है उसे काफी डिटेल में करते हैं, इसलिए उनका लेवल होता है वो इसके अंदर का, ये अपने पास हिंदी मीडियम की जो स्टूडेंट है उनसे ज्यादा बढ़िया हो जाता है। तो जो भी मेहनत ज्यादा करेगा तो स्वाभाविक सी बात है उसको कॉम्पिटिटिव एंड से आगे की क्लासों के अंदर का हमेशा बेनिफिट मिलता है। तो ये आपकी नींव की ईंट है, तो इसको आप थोड़ा सा मजबूत कीजिएगा ताकि इसके अंदर के आने वाले समय के अंदर आपको इसका फायदा उठा पाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन का 7वां पार्ट। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 60 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है उसके अंदर 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखिए जो डायग्राम बनाया है
तो ए बी क्या होगी अपने पास, इसके अंदर क्या होगी, एक दीवार होगी, मीनार होगी, ये मीनार है, ये अपने पास इसके अंदर के एक मीनार होगी, ये कोई भी टावर हो गया। और देखो मीनार है, उसका नीचे वाला जो सिरा होता है ये जैसे बी है, नीचे वाला सिरा, ऊपर वाला सिरा तो ये हो गया, नीचे वाला सिरा बी हो गया। अब ये नीचे वाला जो सिरा है वो ये मीनार का पाद कहलाता है। इसको पाद या आधार या फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। पाद है या आधार है या फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, टर्म्स है उसको स्पेशली ध्यान रखना है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो जिस जगह ये चीज जड़ होती है, इसकी जमीन है या पेड़ है या कोई भी चीज है, तो वो इसके अंदर क्या होगा, इसका पाद आधार या फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहलाता है। और दीवार के आधार से क्या दिया है, भूमि के एक बिंदु, भूमि पर एक बिंदु, जैसे सी लिया है देखिए, और सी से मीनार के पाद के अंदर का 60 मीटर दूरी पर बिंदु है, तो इसका मतलब ये नीचे वाला जो आधार है वो कितना हो गया अपने पास में, ये अपने पास 60 मीटर हो गया। और मीनार की ऊंचाई याद करनी है, और भूमि पर बिंदु जो सी है उसको मीनार के शिखर तक देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी दूरी दृष्टि है वो उसके अंदर क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ उठानी पड़ेगी। ये दृष्टि है उसके अंदर क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे ऐरो करके दिखाइए, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, हाँ इस तरह से अपनी दृष्टि ऊपर की तरफ उठानी पड़ेगी। और ऊपर की तरफ जो उठाते हैं तो ये जो कोण बनता है, ये कोण क्या कहलाता है, ये यूनियन कोण या एंगल ऑफ इलेवेशन कहलाता है। ये एंगल ऑफ इलेवेशन या अपने पास यूनियन कोण कहलाता है। ये एंगल ऑफ इलेवेशन देखिएगा इंग्लिश वर्जन में जो लिख रखा है, ये एंगल ऑफ इलेवेशन कहलाता है। तो सबसे पहले देखो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो लंब तो कितना हो गया, परपेंडिकुलर तो h हो गया, और आधार कितना हो गया, बेस है वो 60 हो गया। और ये एंगल कितना दिया हुआ है, ये tan थीटा का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूले अपने पास अगर लोन किसी नहीं किए तो इसके अंदर क्या हुआ, ये क्लास है उसके अंदर क्या मेरी पहले बढ़ाई हुई, ये 29 को पीएम यशस्वी योजना वाला पेपर हो जाए उसके बाद में मैं इसके अंदर का कंटिन्यूटी के अंदर चैप्टर वाइज आपको क्लासें वो इसके अंदर के साथ में शेयर करता जाऊंगा। तो tan थीटा की थीटा का वैल्यू रख दीजिएगा 30 डिग्री, और tan 30 का मान है उसके अंदर का 1/√3 होता है। ये टेबल है वो बिल्कुल आसान सी है, किसी ने अगर नहीं पढ़ी है तो बिल्कुल 5 मिनट का काम है, कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं। तो h बटे में 60 बराबर 1/√3। अब इसका तिरछा गुणा कर दीजिएगा, तो √3 गुणा h बराबर 60 गुणा 1, गुणा में 1 और लगा सकते हो, 60 गुणा 1, तो √3h बराबर 60 को 1 से गुणा किया 60, और h के गुणा में वो संख्या नीचे लिए। अब देखिए बटे में अगर वर्गमूल या अंडरूट का अगर पद आता है तो उसी संख्या से हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो 60 गुणा √3 आ गया ऊपर, तो और नीचे √3 को गुणा करेंगे तो क्या हुआ, 3 आ गया। अब देखिए बीच में कोई ऊपर वाली संख्या है उसमें 60 √3 का मतलब बीच के अंदर का कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा का निशान है। तो 3 से क्या हुआ, 60 को काट देंगे, तो 3 की टेबल से काटेंगे तो इसके अंदर क्या हुआ 3, और ये ऊपर 60 को 3 से भाग देंगे तो क्या होगा 20 आ जाएगा। तो 20/3, या तो आंसर आप इस रूप में लिख सकते हैं, या √3 का मान जो होता है अगर आपको दिया हो जब तो आपको वो मान लेना ही लेना है, नहीं तो इसके अंदर √3 का मान 1.732 होता है। तो ये दो मान आप याद रखिएगा, √3 का मान तो होता है 1.732, और √2 का जो मान होता है, √2 का जो मान होता है वो 1.414। अगर नहीं दिए हुए तो फिर ये मान अपने यूज में लेते हैं। पेपर में अगर दिया हो तो फिर आपको भी मान लेना है। तो 20 गुणा 1.732, अब इसके अंदर के 20 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो इसके अंदर हल करके मैं दर्शा रहा हूँ, कई कमजोर विद्यार्थी होते हैं वो इसके अंदर का इस तरह के गुणा भाग के अंदर क्या गलती कर देते हैं। तो 20 से गुणा करना है, 20 गुणा का निशान लगा दिया। अब पीछे जीते जीरो है पहले तो वो लगा लिया करो, जीरो लगा लिया। अब 2 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, तो 2 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करो, 2 को 2 से गुणा किया, फिर 3 से गुणा किया, फिर 7 से गुणा किया, फिर इससे गुणा किया। और दशमलव के बाद में कितने अंक है, नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल कितने हैं, 3 है। तो 3 है तो पीछे से 3 अंकों के बाद में दशमलव लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, पीछे से 3 अंकों के बाद में दशमलव लगेगा। अब दशमलव के बाद में लास्ट में जितने जीरो होते हैं ना उनको अगर आप मेंशन नहीं करें, इनका उल्लेख नहीं करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर ये भी लिख सकते हैं। और 34.64, तो और 34.64 ये क्या हुआ, एच का मान हो गया। और एच अपने माना क्या है, देखिए डायग्राम के अंदर एच माना क्या है, ये अपने पास इसके अंदर एच है वो अपने पास क्वेश्चन के अंदर क्या मीनार की ऊंचाई मानी है। तो इसके अंदर क्या देखिए ये मीनार की ऊंचाई होगी, तो लास्ट में क्या लिख देंगे, इसलिए आता है या इसलिए, देयरफॉर मीनार की ऊंचाई 20/√3 भी लिख सकते हैं, और टाइम हो तो आप इसको गुणा करके ये भी दिखा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा √3 की जगह अगर आपको कोई मान दे रखा है तो पेपर में जो मान दिया वही लेना है। कई बार पेपर में क्या होता है 1.7 दे देते हैं, एक बार 1.73 दे देते हैं, नहीं दिया तो अपनी ओर से आपको ये मान लेना है 1.732। ये चीज अपने को स्पेशली ध्यान रखनी।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित समय पर एक पेड़ की छाया 15 मीटर है और पेड़ की ऊंचाई 5√3 मीटर है, तो उन्नयन कोण ज्ञात करना है। उन्नयन कोण का मतलब सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। अब देखिए नीचे है वो तो क्या होगा, ये तो मीनार पेड़ की छाया होगी, नीचे जो 15 लिखी है ये पेड़ की छाया होगी, छाया हमेशा नीचे ही आएगी हवा के अंदर जमीन पर, और इसके अंदर क्या होगी, ये ऊपर जो है उसके अंदर क्या होगी, ये पेड़ हो गया, ये पेड़ की ऊंचाई होगी। और ये दोनों मान आपको दिए हुए हैं, पेड़ की छाया की लंबाई है वो तो क्या 15 मीटर दे दिए, और 5√3 है वो पेड़ की ऊंचाई दे दिए, और ये सूर्य का उन्नयन कोण है, इसको उनतांश कोण भी बोलते हैं, उन्नयन कोण या उनतांश कोण एक ही बात है। तो ये थीटा है, अपनी ओर से मान लीजिएगा। अब देखो एंगल क्या है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें बी कोण है वो 90 डिग्री हो गया। तो लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये इंग्लिश मीडियम में पी अपॉन एच लिखते हैं, हिंदी मीडियम वाले जैसे लाल बटे के बड़ा रूल लगा के एल अपॉन ए लिख देते, जो आपको आसान लगे वैसे ले लेना, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे में आधार, तो लंब बटे आधार है वो किसका फार्मूला होता है, टेन का फार्मूला होता है, तो टेन थीटा। अब देखिए 5, इसके अंदर कोई निशानी है 5√3 का, मतलब 5 और √3 के बीच में गुणा का निशान है, तो 5 के पड़े से इसके अंदर के 5 की टेबल से कैंसिल कर दिया, तो ऊपर तो √3 आ गया, नीचे 3 आ गया। और √3 है देखो, इसको अंदर साइड में बैक बॉक्स में दिखा रखा है, √3 को 3 को √3 गुणा √3 लिख सकते हैं, तो 3 बटे में नीचे वाला 3 है उसको √3 गुणा √3 लिख दिया। अब 1√3 से 1√3 कट जाएगा। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, नीचे अगर यहाँ पे गुणा की जगह अगर प्लस का निशान दे रखा है तो ये संख्या कैंसिल नहीं कर सकती, फिर ये संख्या आपस में कैंसिल नहीं की जा सकती, तो √3 से √3 कट गया, तो ऊपर तो कितना 1 आ गया, ऊपर तो इसके अंदर का कैंसिल करने पर 1 आ गया, ये इसके अंदर क्या हुआ, कैंसिल करने पे 1 आया, सॉरी ये कैंसिल करने पे 1 आया, देखिए लिखने के अंदर मिस्टेक होगी, एक और नीचे 1 आ गया, तो 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ गई, तो 1/√3 बराबर क्या होगा, tan थीटा। और अपने को पता है कि टेबल के अंदर क्या होता है, tan 30 का जो मान है, यहाँ पे देखिए मान tan है तो tan का मान देखना है, sin है तो sin का मान देखना है, cos है तो cos का मान देखना है। तो यहाँ पे tan थीटा का मान 1/√3 है, तो 1/√3 की जगह क्या लिखेंगे, वहां पे tan दिया है तो tan 30 डिग्री हो गया, तो थीटा बराबर क्या होगा, ये 30 डिग्री हो गया। अब tan से tan कटता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको अलग से कोई क्लासे बनाऊंगा उसके अंदर आपको डिटेल में समझा दूंगा। और थीटा इसके अंदर क्या होगा, ये उन्नयन कोण हो गया, उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, तो ये 30 डिग्री है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि PA PB केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण EOB बराबर 105 डिग्री, तो कोण APB अपने पास में ज्ञात करना है। ये देखिए डायग्राम बना हुआ है, इसको मैं दोबारा से इसके अंदर क्या होगा स्क्रीन पे आपके सामने बनाया ताकि अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए बाएं बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्शरेखाएं खींची गई है, PA और PB स्पर्शरेखाएं, इसको बोलते हैं टेंजेंट्स। ये हिंदी में तो इसको स्पर्शरेखा कहते हैं और इसको बोलते हैं टेंजेंट। स्पर्शरेखाएं, ये स्पर्शरेखा है, इसको टेंजेंट बोलते हैं। तो PA PB स्पर्शरेखा होगी, और OA और OB क्या होगी, डायग्राम में देखिए OA और OB क्या है, इसकी रेडियस त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, और त्रिज्या हमेशा स्पर्शिका की क्या होती है, लंबवत होती है। रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली जो भुजा होती है उसी को स्पर्शिका बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आपको अलग से क्लास जब दोबारा बनाऊंगा उसको मैं डिटेल के अंदर शो करूंगा आपको। तो त्रिज्या स्पर्शिका की क्या होती है, लंबवत होती है। त्रिज्या स्पर्शिका के लंबवत होती है। अब देखिए त्रिज्या और स्पर्शिका के बीच का कोण तो 90 हो गया, और केंद्र पे बनने वाला जो कोण है, केंद्र पे बनने वाला कोण कितना है, ये आपको 105 डिग्री दिया हुआ है, और ये कोण APB ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है उसको अपने पास में x मान लेते हैं, जो ज्ञात करना है उसको अपने पास में x मान लेते हैं। तो ये क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया, क्वाड्रिलेटरल। और अपने को पता है कि इसके जो चतुर्भुज के जो कोण होते हैं, अंदर वाले बनने वाले कोण, इंटीरियर एंगल्स, उन सबका योग कितना होता है, 180 डिग्री, 360 डिग्री होता है। त्रिभुज में तो 180 होता है, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल उसके अंदर वाले कोण जो होते हैं, इंटीरियर एंगल या अंतः कोण, उनका योगफल 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए पहले ये कोण ले लिया 90 डिग्री, फिर सेंटर वाला कोण ले लिया 105 डिग्री, और फिर बी कोण ले लिया, और फिर एक्स ले लिया। चारों कोण ले लिएगा, किसी भी क्रम में ले लेना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं आप लोगों को। तो इन सबको जोड़ेंगे, 90 90 और 105 को, तो 285 285 आ गया, प्लस एक्स बराबर 360, तो एक्स बराबर कितना होगा 360,
और x के अलावा बची हुई संख्या को उधर ट्रांसफर कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, तो 360 माइनस 285, तो x बराबर कितना वो 75 हो गया। और x है किसके बराबर, डायग्राम में देखिए APB के बराबर है, तो अर्थात कोण APB बराबर 75 डिग्री। इसमें छोटा सी ये बिंदी लगानी है आपको, ये डिग्री को शो करती है, ये आपका आंसर हो गया। आप देखिए 7.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खंड खींचिए, एक लाइन सेगमेंट है वो अपने को 7.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है और इसको 2 और 3 के अनुपात के अंदर क्या होगा, विभाजित करना है। तो 2 और 3 के अनुपात में क्या डिवाइड करना है और इनको अपने पास नापना है, ये मेजर दी बोथ ऑफ द पार्ट्स, ठीक है। तो अब इस बार 2023 का जो पेपर है उसके अंदर के सप्लीमेंट्री में पूछा गया। अब इस सत्र के अंदर क्या होगा, ये जो सेशन है उसके अंदर का कंस्ट्रक्शन का जो टॉपिक है उसके अंदर का ऑलमोस्ट सारे हटा दिया गया है, तो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। इजी सा टॉपिक है ये, कम्पिटिटिव पॉइंट से इन चीजों का आपको निश्चित तौर पे बेनिफिट मिलेगा। इसके 2 मेथड है, दोनों मेथड बता देता हूँ, बिल्कुल आसान है। देखिए तो सबसे पहले रेखाखंड जो है उसको सेगमेंट बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। इसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर दी है और जिन अनुपातों में, जिन रेशो में इसको डिवाइड करते हैं 2 और 3 के अनुपात में, तो सबसे पहले इन अनुपातों का योग ले लेते हैं। तो अनुपातों का योग क्या होगा, सम ऑफ रेशो, तो 2 और 3 का अनुपात है तो ये 5 हो गया। सबसे पहले AB रेखा खींच ली है, जैसे जो अपने को दी हुई है, जैसे 7.5 होगी तो नीचे AP बराबर 7.5 लिख दिए, 7.5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, 7.5 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले कोई भी एक कोण बनाती हुई रेखा खींच देंगे, जैसे मान लिया कोई भी एक लाइन ये इसके अंदर क्या हुआ है, ये खींच दी है और इसमें बराबर बराबर दूरी के ऊपर क्या हुआ, ये इक्वल डिस्टेंस पे, बराबर बराबर दूरी पे, तो A से A1 तक, A1 से A2 की सब ये बराबर बराबर दूरी के ऊपर क्या पॉइंट लगा लीजिएगा। तो पॉइंट टोटल कितने लगाने, जितना इनका योग है, अनुपातों का योग कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 5 पॉइंट लेंगे। अब ये जो लास्ट पॉइंट है उसको इस दूसरे बिंदु B से मिला देंगे, इसको देखो इसके अंदर के ये B पॉइंट से मिला देंगे, ये से मिला दिए। अब अपने पास देखिए पहला पॉइंट कौन सा है, 2 और 3 का अनुपात है, तो पहले तो दूसरा पॉइंट लेंगे, जैसे A2, तो A बिंदु से A2 है उसके अंदर तो कितने हो गए, 2 भाग हो गए, और आगे देखिए इसके अंदर कितने होंगे, इसमें 3 भाग हो गए, A5 तक, A2 से आगे बढ़े इसके अंदर के 3 भाग हो गए। तो ये जो बिंदु है A2, इस बिंदु से A5B ये जो लाइन है, A5B ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन के समानांतर पैरेलल एक लाइन अपने पास इसके अंदर के इस तरह से खींच देंगे, A5B के पैरेलल समानांतर एक लाइन ये खींच देंगे और ये AB को बिंदु P पर मिलती है, AB को बिंदु P पर मिलती है। तो ये बड़े क्वेश्चन के अंदर अगर आता है तब तो इसको समरूप वगैरह सिद्ध करके अपने को शो करना पड़ता है, तो वो तो अपने टॉपिक ही इसके अंदर हट गया है, तो इसलिए अलग से इसके अंदर का 9th की जो टॉपिक है उसके अंदर की ये क्लास जो बढ़ाऊंगा उसमें आप लोगों के साथ में इसके अंदर का थोड़ा शेयर कर दूंगा डिटेल के अंदर। तो AP बराबर क्या होगा, PB, AP और PB बराबर नहीं होगा, सॉरी, AP और PB का जो अनुपात आएगा, इनका जो रेशियो आएगा वो 2 और 3 होगा। AP और PB का जो रेशियो आएगा, ये अनुपात आएगा वो 2 और 3 आएगा। अब AP और अपने को कहा गया क्वेश्चन में दोनों के माप नापने, इनको मेजर करना है, तो AP को स्केल से नाप लीजिएगा फुट्टे से, तो ये तो क्या 3 सेंटीमीटर आएगा नापने पर, और PB जो आएगा वो उसके अंदर दूसरा भाग, तो ये इसके अंदर क्या 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसके नीचे लिख दीजिएगा AP बराबर 3 सेंटीमीटर तथा PB बराबर 4.5 सेंटीमीटर और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा मापने पर। ये पैमाने से मापने पर का मतलब ये बताया है, इसके अंदर का आपको स्केल से नापना है। इस तरह से इसका जो दूसरा पार्ट है देखिएगा, तरीका वही है, 7.5 सेंटीमीटर लाइन खींच लिए। अब अनुपातों का योग कितना है, 2 और 3, तो इसके अंदर का टोटल एक कोण तो ऊपर बना दिया और एक कोण नीचे बना दिया। जितना कोण ऊपर बनाया है उतना ही कोण नीचे बनाना है, जितना कोण ऊपर बनाना है उतना ही कोण इसके अंदर नीचे की तरफ बनाना है। तो ये कोण और ये कोण दोनों आपके बराबर होने चाहिए, तो इसको अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण बोलते हैं। पहले वाले के अंदर तो क्या था, दोनों कोण एक जैसे थे, वो संगत कोण या कोरस्पॉन्डिंग एंगल बने थे। अब यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन अपोजिट ली है, विपरीत ली है, तो जेड की आकृति चाहे सीधी हो चाहे उल्टी हो, तो ये जो कोण बनते हैं ये एकांतर कोण बनते हैं। तो इस तरह की जो क्लास है वो 9th के अंदर आती है, उसके अंदर आपको ये डिटेल के अंदर गए 2-4 दिनों में कभी क्लासें बनाऊंगा, तो उस क्लास को आप जरूर देखिएगा, आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए ये दोनों के अंदर क्या होगा, बराबर कोण बनाने हैं, इक्वल एंगल बनाने हैं, एक में ऊपर की तरफ बना दीजिएगा, एक में नीचे की तरफ बना दीजिएगा। अब देखिए पहला अनुपात कितना है, 2 है, तो ऊपर तो बराबर दूरी पे ए पॉइंट से ऊपर की तरफ ये जो लाइन खींचिए उस पर बराबर दूरी पे, दूरी आप कितनी भी ले सकते हैं, बराबर डिस्टेंस लेनी है, इक्वल डिस्टेंस पे।
A1 A2 A3 इस तरह से, A नाम है तो A1 A2 A3 नाम दे दिया करो, नीचे B है तो इसको B1 B2 B3 इस तरह से नाम दे दिया करो। तो पहले वाला अनुपातों की तय 2 है और दूसरा क्या 3 है, तो ऊपर तो दूसरा पॉइंट ले लेंगे ये A2, और दूसरा अनुपात की तय 3 है तो इसमें तीसरा पॉइंट ले लेंगे। अब इन दोनों का आपस में सीधे स्ट्रेट लाइन से स्केल से फुटे से मिला दीजिएगा, और ये AB को जिस पॉइंट पे काटेगा, AB को जिस पॉइंट पे काटेगा तो AP और PB का अनुपात क्या होगा, 2:3 हो जाएगा। AP और PB का अनुपात है वो 2:3 हो जाएगा। अब वापिस वही तरीका, AP और PB को स्केल से फुटे से नाप लीजिएगा, नापने पे जो माप आता है जैसे पहले लिखा है उसी तरह से इसको वापिस लिख देंगे। अब देखिए 7.5 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर नहीं, ये भी है वो 7.5 सेंटीमीटर। अब ये कंस्ट्रक्शन के टॉपिक है वो 10th वाली क्लास से सारे के सारे इसके अंदर के हटा दिए गए, डिलीट कर दिए गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे, तो पहले मैं 12th क्वेश्चन ले रहा हूं, फिर इसके बाद मैं आपको 11th क्वेश्चन में थोड़ा सा डिटेल के अंदर समझाऊंगा, तो इस पे 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब देखो 2 सिक्कों को एक साथ फेंका गया है, 12th क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन का 12th पार्ट है, नीचे की तरफ जो दिया हुआ है 2 सिक्कों को एक साथ इसके अंदर क्या हुआ है ये फेंका जाता है, तो कम से कम एक हेड आने की, हेड या चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हेड है उसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं, और टेल है उसके अंदर क्या हुआ, ये तो हेड है वो तो चित्त हो गया, एच इसको चित्र बोलते हैं हिंदी के अंदर, और टेल होता है जैसे 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है, वो टेल होता है, TAIL टेल। ये पट होता है, TAIL इसको पट बोलते हैं, टी से व्यक्त करते हैं। अब क्वेश्चन दिया गया है देखिए, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल स्थितियां जो आएगी, या तो दोनों ऐड आएंगे, आपको पता है जिसपे वो निशान होता है ना, ये शेयर वाला जो निशान होता है, तो या तो दोनों ऐड आएंगे, या इसके अंदर ऐड और टेल आएगा, या टेल ऐड आएगा, या दोनों इसके अंदर टेल आएंगे। अशोक स्तंभ होता है ना, तो वो इसके अंदर के जो स्थिति होती है उसको ऐड बोलते हैं, और जो रुपए लिखे होते हैं 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया वो इसके अंदर टेल होती है। तो 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल स्थितियां, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स, तो या तो दोनों ऐड आएंगे, या पहला ऐड और दूसरा टेल आएगा, या पहला टेल और दूसरा ऐड आएगा, या दोनों टेल आएंगे। तो ये कुल स्थितियां जो बनती है वो इसके अंदर कितनी होगी, 4 बन गई, टोटल पॉसिबिलिटी है वो उसके अंदर 4 होगी। और अब आपने को पूछा क्या गया है, कम से कम एक चित्त हेड है वो उसके अंदर कम से कम एक हेड आना चाहिए। कम से कम एक हेड का मतलब हेड एक भी आ सकता है और 2 भी आ सकते हैं। तो ऊपर वाले डायग्राम के अंदर देखो, ऊपर वाली जो लाइन है उसके अंदर क्या लिखा है, तो कम से कम एक हेड, एटलीस्ट 1 हेड। तो इसके अंदर क्या हुआ, या तो दोनों हेड आएंगे, या तो देखिए दोनों हेड आएंगे, या पहला हेड आ सकता है दूसरा टेल हो, या पहला टेल दूसरा हेड हो, और दिया गया कम से कम एक हेड है, इसका मतलब दोनों टेल नहीं होने चाहिए। जो चीज दी गई है तो इसके अंदर होगी, तो ये 3 स्थितियां होगी। तो जो चीज अपने को ज्ञात करनी होती है ना, इसको अनुकूल स्थिति बोला जाता है, अनुकूल स्थिति या फेवरेबल केसेस बोला जाता है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी या अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट का मतलब जो अपने को ज्ञात करनी है, ये 3 जो है ये अनुकूल स्थितियां कहलाती है। ये अनुकूल स्थितियां फेवरेबल केसेस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, फेवरेबल केसेस। तो अभिष्ट प्रायिकता जो हमें ज्ञात करनी है उसको बोलते हैं अभिष्ट या रिक्वायर्ड, और प्रोबेबिलिटी चाहे कुछ भी पूछा जाए आप सीधा इस तरह से लिख सकते हैं, या तो पूरी लाइन लिखोगे कम से कम 3 चित्त आने की प्रायिकता, और या सीधा अभिष्ट प्रायिकता लिख दीजिएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो ऊपर तो जो चीज ज्ञात करनी है वो लिखी जाती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अनुकूल स्थितियां या फेवरेबल केसेस, और नीचे क्या होता है, टोटल कुल स्थितियां या टोटल आउटकम जो पॉसिबल है जितने भी है। तो अनुकूल स्थिति तो कितनी है, 3 है, और टोटल स्थितियां कितनी है, 4 है। ये हमारे पास इसके अंदर के क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब इसका आंसर कई बार इस तरह से भी पूछा गया, थोड़ा साइड के अंदर आप लोगों के सामने शो कर रहे हैं, देखिए आप 3/4 है, तो इसके अंदर देखिए नीचे अगर अपने पास 10 या 100 बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो 3/4 को हम क्या लिखेंगे, ऊपर नीचे क्या आएगा, 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, और ऊपर कितना होगा, 75 हो गया। और नीचे जब बटे में 100 होता है ना, इस 100 को उठा देंगे, बटे में 100 को उठा देंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, इसको लिखते हैं 75%।
75%। नीचे वाला शॉर्ट आगे इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से इसका ऑप्शन कई बार पेपर में ऐसे भी पूछा हुआ है, तो नीचे 2 जीरो है तो 2 जीरो हटाएंगे तो क्या होगा, ऊपर 2 अंक पहले क्या है, 2 डिजिट पहले क्या है, डेसिमल लग जाएगा। तो पीछे से 2 अंक पहले 7 और 5, और अगर दशमलव में कोई भी अंक अगर आगे नहीं होता है तो जीरो लगा देते हैं। तो इसका आंसर 3/4 भी आ सकता है, 0.75 भी आ सकता है, 75% भी आ सकता है। अब ABCD के ऑप्शन जो आता है उसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, तीनों ऑप्शन दे दे और एक का दे ऑल ऑफ दिस, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सही हो जाएगा। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ये चीज अपने को थोड़ा स्पेशली ध्यान रखना है। अब देखिए एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, एक क्वेश्चन इसके अंदर 2 नंबर का आता है। 100% आता है, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी इसको इजीली कर सकता है। तो देखो ये 2 वर्त दिखाए मैंने, 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई है क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए। देखिए एक ये सर्कल दिखाया है, वर्त दिखाया है, और बीच में इसका ये सेंटर क्या है, O है, ये केंद्र है। पहले मैं पहली स्थिति ले रहा हूं, ये इसके अंदर का इसका केंद्र या सेंटर हो गया, और 2 त्रिज्याएं खींच लिए OA और OB। डायग्राम से देखिए आप स्क्रीन के ऊपर OA और OB, तो इसके अंदर का जो त्रिज्या है इसको R से व्यक्त किया है, रेडियस को, और एक ये चाप है AB, A से B तक हम क्या है, A तो सीधा पहुंच सकते हैं, एक ही इसके अंदर क्या हुआ है, इसके पथ पर ये जो सर्कल है, इस सर्कल के सिरे पे चलते हुए, सीमा पर चलते हुए, इसके अलोंग चलते हुए A से B तक पहुंचते हैं। देखिए ये तो एक ही वर्त की 2 त्रिज्याएं OA और OB होगी, और एक ये चाप हो गया, तो इसके बीच का घिरा हुआ ये जो भाग है, इसको देखिए थोड़ा सा स्क्रीन के अंदर क्या हुआ है, ये कलर दे देते हैं। एक ही वर्त की 2 त्रिज्या और ये चाप है, इसके बीच का घिरा हुआ ये जो भाग होता है, इसको त्रिज्या खंड, कुछ बुक्स में इसको त्रिज्या खंड भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको सेक्टर बोलते हैं। तो इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ सेक्टर या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। आप फॉर्मूला बिल्कुल याद रखिएगा, दोनों में से एक फॉर्मूला 100% आएगा और एक पर क्वेश्चन 100% आता है। अब इस तरह से देखिए दूसरी स्थिति आपके सामने, ये वर्त बना हुआ सर्कल और सेंटर तो कितना हुआ है, O हो गया, जो पहले जो डायग्राम में दिया था, और OA और OB क्या होगी, 2 इसकी रेडियस त्रिज्या होगी, और एक ये इसके अंदर का सेंटर पे बनने वाला एंगल कितना होगा, थीटा है, इधर भी थीटा है, पहले वाले में भी थीटा था, इसमें भी थीटा था, और ये AB है, उसके अंदर क्या हुआ है, ये जो होता है, ये एक ही वर्त की 2 त्रिज्या और चाप के बीच का घिरा हुआ भाग जो होता है, इसको तो क्या त्रिज्या खंड या सेक्टर बोलते हैं। और AB ये जो A से B तक इसके बॉर्डर पे चलते हुए, इसकी सीमा पे चलते हुए A बिंदु से B बिंदु तक जो पहुंचते हैं, वो त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई कहलाती है, ये त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई कहलाती है। तो लेंथ ऑफ सेक्टर, तो त्रिज्या खंड के चाप की जो लंबाई है, तो लेंथ ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला ये होता है पाई r थीटा बटे में 180। ये दोनों फॉर्मूले आप बिल्कुल रट लीजिएगा, दोनों में से एक 100% क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर। अब देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के केंद्र पर, क्वेश्चन सामने लाइएगा, ये देखिए ये तीसरे क्वेश्चन का 11th पार्ट है। ये सारे क्वेश्चन 12 पार्ट आते हैं, इसमें एक एक नंबर के होते हैं सारे, तो इनको आपको हल करके एक एक 2 लाइन में करके दिखाना पड़ता है। तो इसमें मैं एक्स्ट्रा चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि किन्हीं ने अगर स्कूल के अंदर ये चीज नहीं की है तो उनको अच्छी तरह से इसके अंदर ये थोड़ी सी क्लियर हो जाए। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले केंद्र पर चाप है, केंद्र पर 80 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन, तो वर्त की त्रिज्या तो क्या होगी, 7 सेंटीमीटर होगी, ये तो r हो गया, इसकी जगह तो ब्रैकेट के अंदर r लिख दीजिएगा, और केंद्र पे अंतरित कोण क्या होगा, इसको थीटा लिख दीजिएगा। एंगल सबटेंडेड सेंटर, ये थीटा कितना हुआ है, ये 80 डिग्री हो गई, अपने को दिया हुआ है, और अपने को ये चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। चाप का मतलब त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, ये लेंथ ऑफ सेक्टर, ये आर्क जो है, तो इसके जो आर्क है उसके अंदर का उसकी लंबाई, सेक्टर है उसके चाप की लंबाई, ये अपने को ज्ञात करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई r थीटा बटे में 180। अब पाई का मान अगर दिया हुआ जब तो आपको वही मान लेना है, नहीं तो 22/7 लीजिएगा। तो गुणा क्या होगा, r की जगह 7 और थीटा कितना है 80 और बटे में कितना है 180, फॉर्मूला ध्यान रखना। अब इसके अंदर क्या, इसको कैंसिल करके हल करेंगे तो 88 बटे में कितना हो गया, ये 9 आ गया, 88 में 9 का भाग दे दीजिएगा। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये त्रिज्या खंड के चाप की जो लंबाई है वो 9.77 अपने को प्राप्त होती है। तो ये बोर्ड के पर्पज से इसके अंदर क्या होगा, 99% जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी पैटर्न पे ही आते हैं, सिर्फ फिगर जो होते हैं ना, संख्याएं होती है वो चेंज करते हैं। तो जैसे मैंने 12 पार्ट लिए, तो इसमें आपको एटलीस्ट कम से कम है वो 10 पार्ट बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे। तो थोड़ा सा बढ़िया तरह से तैयारी कीजिएगा। हमारा अपने पास इसके अंदर आपके साथ में इसके अंदर क्या हुआ, सिर्फ यही है कि अगर आप मेहनत इतनी कीजिए कि इसके अंदर क्या हुआ, आपके गुरुजनों का और आपके जो पेरेंट्स हैं सबका मान बढ़े।
अगर ये चीज़ अगर आप अचीव करते हैं तो हमें इसके अंदर का आपके ऊपर गर्व होगा, और आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर का आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है। आपका थोड़े से जो मेहनत है, प्रयास है, तो इसके अंदर का होगा, सभी को इसके अंदर का बहुत बड़ी खुशी देते हैं। तो मैं तो बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, गिव टू दी वर्ल्ड दी बेस्ट यू हैव, बेस्ट विल कम बैक टू यू। तो अच्छी तरह से इसके अंदर क्या होगा, अपने शिक्षक साथी है, ये लगभग ऑलमोस्ट सारे के सारे शिक्षक है वो मेरे स्टूडेंट रहे हुए या मेरे से साथी रहे हैं, तो वो जो छोटे हैं उनके अंदर क्या मैं स्नेह के साथ में उनसे सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि वो भी अपने छोटे बच्चों के साथ में के इस क्लास को जरूर शेयर करें। और जो बच्चे आपके नियर बाई, आपके रिश्तेदारी में कोई भी बच्चे हैं, तो उन सब की क्लास है उसके अंदर के जल्दी से ज़्यादा जरूर पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। आपका जितना इसके अंदर मेरे को सहयोग मिलेगा उतनी बढ़िया से बढ़िया क्लास है हमारा टाइप कम्पिटिटिव पॉइंट से आपके साथ में शेयर करने के लिए तैयार रहूँगा। तो और जो पहली बार क्लास से जुड़ रहे हैं वो अपने पास का इसके अंदर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आई बटन भी दबाइएगा, और साथ में शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी टाइप के टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो बेहिचक है उसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर का कमेंट्स बॉक्स के अंदर का ये अपने पास आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो उसके अंदर के लिखिएगा। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो निश्चित तौर पर शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो मैं बार बार आप लोगों से इसके अंदर का हुआ इसकी रिक्वेस्ट करता हूँ, और आप इस मामले में क्या मैंने देखा है कि इसके अंदर ज़्यादा ज़्यादा कंजूसी बरत रहे, तो आप लोग इसके अंदर क्या हुआ, ये इसके अंदर इतना सहयोग जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।